अर्चना जी, आप तैयार हैं इंटरव्यू के लिए? जी सर। आपका जो ऑप्शनल है वो हिंदी रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपका ऑप्शनल आपने बीपीएससी में हिंदी रखा है, हिंदी लिटरेचर। जी सर। और आपकी जो बैकग्राउंड है वो फिजिक्स है, साइंस है? नहीं सर, पॉलिटिकल साइंस है सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस, पीएसआईआर से आपने किया हुआ है। जी तो आपने ऑप्शनल पीएसआईआर क्यों नहीं रखा, हिंदी क्यों रखा अपना ऑप्शनल? सर, मैंने जो तैयारी की वो घर पे ही की। मेरी शादी हो गई तो मैं घर पे ही तैयारी की। ऐसे में बाहर जाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं घर से कर नहीं पा रही थी पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने हिंदी पढ़ा। तो मुझे लगा कि मैं इसे घर से कर सकती हूँ, तो मैंने हिंदी को लिया सर। बहुत बढ़िया। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो मुझे ये बताइए, और जो आपने पढ़ाई आपने बताई है, जी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को भी पढ़ा होगा आपने। जी, फिर से क्वेश्चन कीजिए सर। आपने डेमोक्रेसी को पढ़ा होगा, लोकतंत्र को पढ़ा होगा। जी सर। लोकतंत्र में एक डेफिनेशन दी जाती है अब्राहम लिंकन की। जी, मुझे बताएंगे वो डेफिनेशन क्या है? अब्राहम लिंकन जी ने बोला था कि जो शासन होनी चाहिए वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा होनी चाहिए। इन तीनों जो शब्दावलियां यूज आपने की, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इन तीनों का मुझे आप आशय समझा सकते हैं भारत के संदर्भ में? जी सर, कि जनता का, जनता के लिए, इसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी का और संदर्भ क्या है, क्या मतलब है भागीदारी से आपका? अ, जैसे जो चुनाव हमारे यहाँ होते हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हैं। तो ऐसे में जनता के चुने गए प्रतिनिधि हैं उसमें जाते हैं, तो जनता उसमें भागीदारी लेती है। जनता को राजनीति की समझ होती है इसमें। आपको लगता है कि भारत में राजनीति की समझ है लोगों को? पूरी तरफ तो अभी इतनी नहीं हो पाई है सर, लेकिन आने वाले समय में हो रही है सर। अभी अभी जैसे किसी को, इलेक्शन हुए हैं अभी, उसमें हाँ, उसमें जो जनता की भागीदारी है वो तो यही बताती है कि जो अभी जनता भाग ले रहे हैं पहले से ज्यादा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से अच्छे से जनता जागरूक हो गई, अब ये कहना चाह रही है? नहीं सर, पुरुष और महिला तो दोनों दोनों की भागीदारी होनी चाहिए पूरी तरह से, तभी जाके शासन अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। चलिए, हम हिंदी में आपसे बात करते हैं, हिंदी साहित्य को लेकर बात करते हैं। जी, आपने रामचरितमानस को पढ़ा है? पूरा तो नहीं पढ़ा सर। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी साहित्य से आप हैं तो रामचरितमानस का जिक्र जरूर आया होगा कहीं, कभी ना कभी। जी, क्या कहा जाता है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में रामचरितमानस को क्या कहेंगे आप? ग्रंथ, काव्य, क्या कहेंगे? महाकाव्य कहेंगे सर। क्या अंतर होता है काव्य और महाकाव्य में? काव्य जो सीमित होता है, और सॉरी सर, नहीं बता पाएंगे। अच्छा, चलिए बताइए, आपने बहुत सारे हिंदी के साहित्यकार पढ़े होंगे, कवि पढ़े जी, होंगे, आपको सबसे अच्छे कवि कौन लगे? कवि महादेवी वर्मा अच्छी लगती है सर। महादेवी वर्मा। क्या अच्छा लगा आपको उनके अंदर, उनके लेखन में? वो पीड़ा के लिए प्रधान रही हैं। वो पीड़ा को भली भांति जीवन में उतारती हैं, तो ये मुझे अच्छी लगती है कि वो पीड़ाओं को, महिलाओं की पीड़ाओं को सामने दिखाती हैं, तो वो मुझे अच्छी लगती है। कोई कविता याद आ रही है आपको उनकी, महादेवी वर्मा की, जिसमें उन्होंने, आप जिस बात को बोल रही है उसका वर्णन किया हो उन्होंने? पढ़ा था सर, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है। कोई नहीं, तो कोई एक दो लाइन याद आए तो बताइए, कोई एक लाइन, एक दो शब्द कोई। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है चलिए, बहुत अच्छा। आपकी जो हॉबी है वो सिंगिंग? सर। जी सर। क्या? जी सर।
क्या सिंगिंग करते हैं बताइए? मैं फिल्मी गाने सुनती और गाती भी हूँ। कहाँ पर, घर में या कहीं बाहर कुछ कार्य करते नहीं सर, हैं? घर में ही, घर में अच्छा, ही। घर में ऐसे अपना काम करते हो? जी। कौन से फिल्मी गाने आप सुनती हो और गाती हैं? मोटिवेशनल हो या सॉफ्ट सॉन्ग हो तो अच्छे लगते हैं मुझे। मोटिवेशनल और सॉफ्ट? जी। ये सॉफ्ट सॉन्ग क्या होते हैं? आवाज उसकी धीमी हो थोड़ी सी तो अच्छी तो आवाज लगती तो है। और आपको कोई तेज वॉल्यूम वाला उसकी आवाज कम कर लीजिए, वो भी धीमा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब उसका तो बताइए, नाम नहीं। कोई गीत बताइए आप कि मैं इसको सॉफ्ट गीत बोलूंगी। गाना है सर, गाना। नहीं नहीं, लाइन बताइए ऐसी। ये वाला गाना गाना नहीं है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं तो धूप जिंदगी, हर हम्म। पल यहाँ जी भर जियो। ये सब। क्या अर्थ है इस इन पंक्तियों का जो आपने पंक्ति सुनाई अभी? जीवन में सुख दुख आते हैं लेकिन इन सभी पड़ावों में आदमी को खुश रहना है, क्योंकि जिंदगी दो पल की ही होती है। जिंदगी दो पल की होती है। जी। आप इस पंक्ति से सहमत हैं कि जिंदगी दो पल की होती है? जी पूरी तरह से सहमत है सर, चलिए, कि बहुत जिंदगी बढ़िया। में एक ही पल में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो अधिकारी बनने के बाद भी आपका यही नेचर रहेगा कि कभी कुछ भी हो सकता है एक पल में? नहीं सर, सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए, मैं लास्ट प्रश्न आपसे करूंगा। अखबार पढ़ा था आपने आज? जी पढ़ा था। क्या था हेडलाइन अखबार का? आज सर आंधी तूफान के बारे में थी सर। और उसके अलावा? अ, नई शिक्षा नीति थी। नई राष्ट्रीय और शिक्षा नीति? जी, विदेश के में जो पीएम है वो अ, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क की यात्रा करेंगे। हम्म। और सर ये आचार समाज संहिता के बारे में था। किसके बारे में? आचार समाज संहिता, आचार संहिता सर, समान आचार संहिता सर, हाँ, पूरा नाम क्या होता है अपने? समान आचार संहिता। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 सर। तो आपके अकॉर्डिंग ये फोर्स होना चाहिए, इनफोर्स होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड? मेरे दृष्टि से होना चाहिए सर, क्यों? आपका दृष्टिकोण ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, तो इसके लिए एक कानून होना आवश्यक है। साथ ही देश में अगर एकता अखंडता बनाए रखना है तो इसके लिए सर। अभी एकता अखंडता खत्म हो रही है? जम तो रही है एकता अखंडता, सबकी चल रही है। खत्म नहीं हो रही है, लेकिन जो धर्म के आधार पर कानून है कहीं ना कहीं इसको आघात करते हैं, तो ऐसे में उनसे बचने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए एक कानून होना चाहिए सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आपसे हमारे जो अन्य पैनलिस्ट हैं, प्रवीण सर आपसे प्रश्न करेंगे। थैंक यू सर। प्रवीण सर। अर्चना जी, आपका हिंदी साहित्य है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल विषय है और पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है। जी सर। आप किस जिले की रहने वाली हैं? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में मौर्य काल के कुछ अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? सर पश्चिमी चंपारण से मिले हैं, लाहौरिया नंदनगढ़ से। और लौरिया आरेराज कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है सर। मुझे जहां तक जानकारी है कि लौरिया आरेराज पूर्वी चंपारण में आता सॉरी सर, ध्यान से उतर गया, नहीं सही है सर। है। वहां से क्या प्राप्त हुआ है? इसके बारे में सर मैं नहीं ज्यादा बता पाऊंगी, मुझे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। ये बताइए कि भारतीय संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हैं? 395 सर। उन सभी आर्टिकलों में
आरक्षण के विषय में किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? हाँ, सर अभी ध्यान में नहीं है मेरे। ये बताइए कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय के क्रम में 35% महिलाओं को आरक्षित रोजगार देने संबंधी जो कानून है उसको बनाया गया। आपको कहाँ तक लगता है कि इस 35% आरक्षण मिलने से महिलाओं को क्या-क्या लाभ विशेष रूप से हुए हैं और समाज में क्या-क्या बदलाव आए हैं? जी सबसे पहले तो बिहार की महिलाएं कई क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा से आर्थिक रूप से सुदृढ़, तो ऐसे में महिलाओं को सामाजिक रूप से भी वो पिछड़ी हुई हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण देना बेहतर है सर, कि वो मैंने आत्म। मैंने ये नहीं पूछा कि वो जरूरी है या नहीं जरूरी है। मैंने कहा कि इस आरक्षण को मिलने से क्या-क्या बेनिफिट हुआ है, क्या-क्या चेंजेस आए हैं सोसाइटी में? जी महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है, उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ी है, जिसमें वो रोजगार पे आत्मनिर्भर हो सकती हैं। महिलाओं के आत्मनिर्णय बढ़े हैं कि वो आगे आके पढ़े। और सर इतना ही बता। ये बताइए कि बिहार सरकार के 7 निश्चय कौन-कौन से थे पहले चरण के? पूरी तो नहीं बता सकते हैं सर, लेकिन युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना था। अभी एक नहीं ध्यान नहीं है सर, अभी नहीं आ रहा है मुझे ध्यान में। सॉरी अच्छा, सर। तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पोस्ट के बारे में सर? हाँ, हाँ। सर पोस्ट के बारे में नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा जानकारी से। ठीक। चलिए ठीक है, केशव सर। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आप ये बताइए कि बिहार में अभी इकोनॉमिक सर्वे अभी रिसेंटली जो आया है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है बिहार का? नहीं सॉरी सर। जीडीपी जानती है क्या होता है? ग्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक। वो जी। जी जी जी। सकल तो घरेलू यहाँ पे उत्पाद। तो ये बताइए कि बिहार में जो है पिछले साल के बनिस्पत पिछला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था और इस साल में जीडीपी बढ़ा है या घटा है? घटा है सर? नहीं घटा नहीं है। बता सकते सर। ओके, हमको 2 स्कीम बताइए बिहार सरकार का जो महिला सशक्तिकरण की तरफ जा रहा हो, 2 इम्पोर्टेंट स्कीम। महिला सशक्तिकरण एक तो सर महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विभिन्न महिला उद्यमी योजना है। महिलाओं को 7 निश्चय पार्ट 2 में उनके लिए प्रोत्साहन योजनाएं जो दी गई है इंटर और क्या बीए के प्रोत्साहन स्तर है? पर। क्या है प्रोत्साहन योजना में? इंटर और बीए स्तर पे दी गई है। जो अविवाहित महिलाएं हैं उन्हें इंटर में 25,000 और जो बीए करेंगे उन्हें 50,000। तो वो शिक्षा के स्तर पर सुदृढ़ होंगी सर। अच्छा, ये बताइए और आप कि जीविका जी जी, जीविका। जीविका योजना भी चलाई जा रही है सर, जिससे महिला सशक्त हो रही है। अच्छा, हमको ये बताइए कि अभी गर्मी का समय है तो सुखाड़ का बहुत समस्या होगा बिहार में। तो बिहार जी में सूखा कहाँ पे पाया जाता है ज्यादा, उत्तरी बिहार में या दक्षिणी बिहार में? सर दक्षिणी बिहार में। हाँ, तो सूखा है अगर और आप वहाँ की एसडीएम में मान लीजिए, सपोज करिए कि आप वहाँ की डिप्टी कलेक्टर है ना? तो सूखा को कम करने के लिए शॉर्ट टर्म में आप क्या मेजरमेंट देंगी वहाँ पे उसके जनता को? अगर आप वहाँ पे कोई भी पदाधिकारी है, समझ लीजिए आरडीओ ही है आप मान लीजिए, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो आपको एक ब्लॉक दिया गया, उस ब्लॉक में सूखा का समस्या है, तो आप क्या पहला कदम उठाना चाहेंगी वहाँ पे डील करने के लिए उसको? सर अगर मैं वहाँ हूँ तो पहले तो लोगों को जल के महत्व को बताऊंगी,
कि वो महत्व को समझे, बूंद बूंद को सहेजे और फिर आगे बढ़कर उनको उपाय सोचेंगे कि कौन सा स्कीम है बिहार सरकार का जल बचाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है? जल जीवन हरियाली मिशन। जी, और क्या करेंगी? सूखा से लड़ने के लिए क्या करेंगी वहाँ? और नदियों से जो उत्तरी बिहार जो बाढ़ से प्रभावित होती है, ऐसे में उन क्षेत्रों के पानी को इस्तेमाल करके दक्षिण क्षेत्र में लाया जाए, लिंक जोड़ा जाए तो उत्तरी नहीं, वो बिहार आप को अपने ब्लॉक में क्या करेंगे? वो तो आप एक सॉल्यूशन हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है। आप अपने ब्लॉक में अगर सूखा है तो आप उससे बचने के लिए तुरंत में क्या समाधान निकालेंगी? तुरंत एग्रीकल्चर में क्या बोलेंगे? फार्मर को क्या करना चाहिए? सूखा है तो चावल पैदा करना चाहिए, फसल में चावल। अगर सूखा है तो हम राइस पैडी पैदा कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, तो कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं? सर इसके बारे में तो मुझे नहीं। ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू। निपुण सर, इनका रिव्यू दिया जाए। कैसा लगा आपको अर्चना अपना इंटरव्यू? सर थोड़ी कमियां हैं जिसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगी सर। अभी पीटी का एग्जाम है तो मैं थोड़ा सा उसमें लगी हूँ और घर पे रहती हूँ तो सर थोड़ा मुझे दिक्कत होती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि और बेहतर करूँ। ठीक है, देखिए 2-3 सजेशन मैं दूंगा आपको। तो ये था कि जैसे हम लोग PSI पे आपसे बात की, हिंदी साहित्य में भी आपसे बात की, तो एक तो थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं उनको एक ब्रशअप आप कर लीजिए, है ना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये जी फिर बिल्कुल। जैसे हम लोग गीत वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, सिंगिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां भी मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सा मुझे आपका एनर्जी थोड़ा कम लग रहा है। आप ऐसे ही रहते साउंड हैं सिस्टम। नहीं? साउंड सिस्टम। साउंड सीरीज आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक बंदे का एनर्जी होता है। यहाँ भी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो एक एनर्जेटिक होता है, खुशनुमा होता है। तो कुछ थके हुए हैं, कुछ बात? नहीं सर, पहली बार है तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो और थोड़ी सी जानकारी मुझे कम है तो इसलिए। हाँ देखिए, जानकारी कम का तनाव मत लीजिए। जी जानकारी जितनी है उसको थोड़ा थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए, उसका तनाव नहीं लेना है। अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है ना, फालतू जी का कोई डर नहीं रखना है। जानकारी सबको हो सब चीजों की, ऐसा संभव ही नहीं है ना। जी कई बार होते हुए भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास जरूरी बनाए रखना है ना, जी। वो मेंटेन आप रखिएगा तो फिर अच्छा होगा। ठीक है, मेरी बहुत शुभकामनाएं। अभी जी आपको थैंक प्रवीण यू सर सर। और पूरा बताएंगे केशव सर। अर्चना जी, इससे पहले आप कभी इंटरव्यू नहीं दी हैं? जी नहीं। ये आपका फर्स्ट टाइम मॉक भी है? जी दिख रहा है, चेहरे से दिख रहा है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और उसी फ्रेशनेस के दबाव में हैं आप। जी अंदर से माइंड में डर बैठा हुआ है, एक हेजिटेशन है, लग रहा है कहीं पे कोई रोक रहा है, फंसे हुए हैं, आगे नहीं जा पा रहे, डर है। तो सबसे जी। पहले थोड़ा सा उसी डर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे भी आपका इंटरव्यू किस तारीख को है? 21 को है सर। तो 21 से पहले आपका 1-2 और मॉक हम चाहेंगे कि ले, ताकि आपका डर खत्म हो। और जी हम लोग एक इडुटेरिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों का प्रयास यही रहा उस मेन सीरीज को चलाने का, या जो भी हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से चलाया, उसका जी मेन मकसद यही था कि जो गांव में बैठे हुए स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई पहुंच नहीं है, वो भी पढ़ करके इंटरव्यू बोर्ड में जाएं और वो पास करें। ठीक है, सर, तो मैं आपकी संस्था से जुड़ी थी और मैं वही यहीं से निकाला सर। जितने भी लोग यहाँ मॉक दे रहे हैं वो सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ही मेंबर हैं, हमने एक्स्ट्रा मेंबर को जोड़ा ही नहीं है। उतने ही मेंबर हमारे जी 450 होने वाले हैं, 400 से अधिक लोग जो हम लोगों के ग्रुप से जी ही मेंस क्लियर किए। तो हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ तक आए हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक जाएं। तो थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्फिडेंस सर। में आपके कमी दिख रहा है, उसका 2 रीजन है। एक पहला रीजन जी है कि आप सबसे बिल्कुल फ्रेशर है, कभी मॉक नहीं दी है, कभी इंटरव्यू नहीं दी है, क्वेश्चन आंसर राउंड में आप कभी उतरी नहीं है, इसलिए आपके अंदर एक हेजिटेशन और डर बैठा हुआ है। और दूसरा रीजन है
कि चूंकि आपकी जो शिक्षा है वो बिल्कुल बेसिक हुई है, आपने ज्यादातर एग्जाम पास किए, बीए तक वो गेस पेपर पढ़ के पास किया है, आपने किताबों का अध्ययन नहीं किया है। आपने जब जी मेंस भी पास किया तो जो गेसिंग क्वेश्चन हम लोगों ने कराया था उन्हीं गेसिंग क्वेश्चन को पढ़ करके आप पास हुई। तो आपने जी कभी भी डिटेल में सिलेबस को पढ़ा नहीं है, जिसके कारण आपका जो नॉलेज लेवल है वो भी थोड़ा सा लैग करता है। तो ये दोनों रीजन है जिसके कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अब कर क्या सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कर ये सकते जी हैं कि हिंदी का जो सिलेबस है उसको एक बार रिवीजन कीजिए, ठीक है? जी रिवीजन करने के बाद जो आपके फेवरेट कवि हैं, फेवरेट राइटर हैं, उनकी 1-2 पंक्तियाँ 4 लाइन का याद कर लीजिए, ठीक है? ताकि वो जी आपसे कोई क्वेश्चन आए तो सुना सकें। क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसके पीडीएफ आपको ग्रुप में डाले गए थे। उसको आप खोलिए और उसको नेट से सर्च करके या आपके सीनियर जो भी, आप मैडम से भी बात कर सकते हैं, सुरेंद्र सर से कभी-कभी बात करके आप उसकी जानकारी लेकर के कैमरे के सामने आईने के सामने बैठ करके थोड़ा-सा रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? जी इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक टर्म्स हैं और जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उसको भी 1-2 बार पढ़ लीजिए और थोड़ा बोलने में कॉन्फिडेंस लेके आना है, थोड़ा बोल्डनेस लेके आना है। चेहरे पे मासूमियत अच्छी है आपके, वो सब में प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा-सा स्माइल होना चाहिए और दिखना चाहिए चेहरा से कि हम कॉन्फिडेंट हैं, बहुत डरे हुए नहीं। चूँकि आपका जी ये पहला था इसलिए मैं ज़्यादा कुछ मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये 2-3 चीज़ें आप करेंगी तो नेक्स्ट टाइम में जब आप आएँगी मॉक में तो आपका लगभग 50 टू 60% खत्म हो जाएगा, ये जो आपका प्रॉब्लम सब सामने आया। ठीक है? जी तो इसको जी थोड़ा-सा आप ब्रश अप कर लीजिए, इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ तक पीटी का सवाल है, तो अभी से जो पढ़ाई करते हैं उसमें 50% पीटी को दीजिए और 50% से ज़्यादा जो है आप कोशिश कीजिए कि हम इंटरव्यू को दें। क्योंकि ये यहाँ आप फाइनल चरण में हैं, वहाँ आप पहले चरण में हैं। ठीक है? जी तो इसलिए इंटरव्यू पे भी ध्यान देना है, आपको अपने सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है। ठीक है? जी चलिए ठीक है, अब केशव सर थोड़ा-सा सजेस्ट करेंगे आपको। जी ठीक मैम सारा कुछ अच्छा था जो सर ने बताया अभी आपको, प्रवीण सर और निपुण सर ने। आप बस उसको जी डायरी एक रख लीजिए, जब भी मॉक दे रही है ना तो एक पेपर रख लीजिए और जो सर लोग बोले ना उसको नोट कर लिया करिए, है ना? तो याद रहेगा कि हमको क्या काम करना है, जी क्योंकि बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन देते हैं तो लिख लेंगी तो फिर आप उस पर काम कर सकती हैं। जी चलिए, ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू सर। चलिए ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू अब सर। चलिए उम्मीद करते हैं आगे आप और बेहतर करके और फिर वापस आएँगी। जी चलिए अब नेक्स्ट हम लोग के सौरभ भारती हैं। सौरभ भारती अपना प्लीज़ माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। निपुण सर इनका स्टार्ट किया जाए। सौरभ भारती, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा अपना परिचय दीजिए, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम सौरभ भारती है। मैंने अपनी 10वीं 12वीं की पढ़ाई अपने गृह जिला से ही पूरा किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली से पूरा किया है, जिसमें मेरा डिपार्टमेंट फैशन कम्युनिकेशन था और वहाँ पर मैंने फोटोग्राफी में स्पेशलाइजेशन लिया है। तत्पश्चात मैंने सर 14 में पास आउट करने के बाद इसी फील्ड में मैंने काम भी किया है प्राइवेट सेक्टर्स में। और 2021 में मैंने अपना मास्टर्स किया हिंदी साहित्य से, मेरा ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य है और मेरी हॉबी फोटोग्राफी है सर। वो भी आपकी फोटोग्राफी। जी सर। बहुत बढ़िया। और आपका हिंदी साहित्य आपने रखा, जी सर। और आपकी जो पूरी एजुकेशन है वो फैशन डिजाइनिंग में है। जी सर। तो वहां से यहाँ क्यों आ रहे हैं? बड़ा अच्छा चमचमाती दुनिया, एकदम ग्लैमरस वाली दुनिया से इधर कहाँ आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं? जी सर, दुनिया तो बिल्कुल वो चमचमाती है सर। हालांकि सर मेरा परिवेश वैसा रहा नहीं है कि जो उस चमचमाहट को मैं सहन कर सकूं, एक ये भी कारण रहा सर। और दूसरा सर, अपने राज्य से कुछ ज्यादा ही लगाव है सर, इमोशनल कनेक्शन है, तो यहाँ के लिए करने के लिए एक दिल से इच्छा होती है सर। तो कहीं ना कहीं एक इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता और इसके थ्रू मैं कुछ अच्छे पोस्ट पे जाकर मैं अच्छी तरीके से सेवा दे सकता हूँ सर। तो आप तो फैशन डिजाइनिंग से भी कर सकते हैं। सेवा सर तो बिल्कुल मैं कर हम्म, सर बिल्कुल मैं कर रहा था, फोटोग्राफी तो कर रहा था सर, लेकिन मैं सर
वहां पर ऑलरेडी जो पहले सशक्त थे मैं उनको ही सशक्त करने का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं सर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। अर्निंग सोर्स अच्छा था सर, सब कुछ अच्छी थी, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन जो होती है सर वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सर मैं इस सेक्टर में आकर सर मैं हेल्प के थ्रू आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने लाइफ में। सेटिस्फेक्शन से क्या मतलब है आपका? अगर आपको यहाँ भी आके ऐसे ही लगा तो यहाँ भी छोड़ कर चले जाएंगे? जी नहीं सर, सर थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड भी वैसा रहा है कि लोगों को हेल्प करना मुझे से पहले से ही अच्छा लगता रहा है। और मेरे फादर और ग्रैंडफादर को भी मैंने देखा है, शुरू से ही समाज में सेवा करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर वो एक मेरे में भी अंदर में है जो मैं करना भी चाहता हूँ, और इसलिए सर मैं इस चीज के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। जब आपने फोटोग्राफी की बात की, सभी लोग जी फोटो सर। खींच लेते हैं, खास क्या है उसमें? इसमें हॉबी में आपने क्या खास लेके चल रहे हैं? सभी फोटो खींचते हैं आजकल तो, सेल्फी सब लोग लेते हैं, खूब लेते हैं। जी सर। तो ये सर हॉबी अभी कैसे हो गई? जी सर, सर अभी फोटोग्राफी जो है फोन कैमरे से जो एक क्रांति सी आई है, सब लोग सेल्फी और इवन फोटोग्राफी भी करने लग गए हैं। लेकिन सर जो हमने स्पेशली जो इसमें प्रोफेशन लिया है एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर टेक्निक के थ्रू किसी क्लाइंट का प्रॉपर आइडिया समझकर, उनके क्या माइंड में चल रहा है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको समझकर एक प्रॉपर थीम पे फोटो शूट करना होता है, ताकि उनके एड्स में, उनके प्रमोशन में, उनके बिजनेस को बढ़ाने में काम आ सके। हालांकि सर अभी जो कर रहे हैं यूथ लोग, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है सर, वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होता है। ओके। एक अगर हम लोग बात करते हैं कि आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे थीम को आप समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? फोटोग्राफी को करते हैं। जी सर। तो आउटिंग भी होती होगी इसमें तो अच्छा खासा? बिल्कुल सर। फिर तो इसमें भी काफी आपकी अर्निंग हो जाएगी, अगर आप अपने कस्टमर को समझ कर करते हैं तो। ये तो बड़ा शानदार काम है। सर लास्ट लाइन सॉरी कीजिए, सुन नहीं पाया मैं। नहीं, तो बड़ा अच्छा शानदार काम है आपका। इसको हॉबी को यस आप सर। काम बना लीजिए, काम भी ले लीजिए। सर मेरी हॉबी तो है ही सर, और ये शानदार काम भी है, लेकिन सर मैंने जैसा कि अभी बताया, सेटिस्फैक्शन सर जो होती है ना सर, वो नहीं मिल पा रही थी अपने काम से। एक तो थोड़ा काम मोनोटोनस हो गया था सर, सेम जॉनर में सेम फील्ड में काम कर रहा था मैं। तो कहीं ना कहीं सर वो एक क्रिएटिव जो माइंड होता है सर, वो कहीं ना कहीं यूज नहीं हो पा रहा था। और सर रही बात दूसरी की, मेरा पैसा सर फोटोग्राफी मेरे तक ही में, सीमित रह रहा था। थोड़ा फोटोग्राफी में, फैशन डिजाइनिंग में जितना क्रिएटिवनेस है, वो तो यहाँ तो है भी नहीं इतनी क्रिएटिवनेस जितनी आपकी फील्ड में क्रिएटिवनेस है। सर बिल्कुल सर, लेकिन जो सर मैंने बताया कि सर जो इच्छा है सर अपने राज्य के करने के लिए सर, राज्य को अपने फोटोग्राफी से प्रमोट करने के लिए, राज्य के पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने के लिए सर, जिससे राज्य का विकास हो सके सर, तो यहाँ अधिकारी बन जीडीपी के बढ़ सके। अधिकारी बन के कहाँ कर पाएंगे फिर आप? बगैर अधिकारी बने आप फ्रीलांस कीजिए काम को। नहीं सर, सर जैसे अगर पोस्ट मुझे कुछ मिलता है तो मैं अपने पोस्ट का निर्वहन करते हुए अपने जिला में जो भी फोटोग्राफी, हाँ जो भी पर्यटन स्थल होंगे सर, उनको प्रमोट करने के लिए अच्छी फोटोग्राफी करके सर मैं वेबसाइट्स के लिए दे सकता हूँ सर, उनको और प्रमोट किया जा सकता है, उनकी अच्छी ब्रांडिंग हो सकती है, ताकि फुटफॉल थोड़ा ज्यादा हो जाए। चलिए बताइए, आपको अपने बिहार में अगर आपको कोई अच्छी जगह चूज करनी हो कि मैं यहाँ की फोटोग्राफी करके पूरे वर्ल्ड में फेमस करना चाहता हूँ बिहार को, तो आप किस जगह को चूज करेंगे? सर जैसे मेरे से करीब है अभी बोध गया, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेस है, ऑलरेडी फेमस है सर, लेकिन उसकी उस टाइप की फोटोग्राफी अभी नहीं आई है जितना उसका रेपुटेशन है सर। सर तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसका एक प्रॉपर इक्विपमेंट लेके, प्रॉपर परमिशन लेके सर उसकी फोटोग्राफी करूँ उस लोकेशन की। आप ये कह रहे हैं कि अब तक जिन्होंने फोटोग्राफी की है वो सब उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के आप हैं? नहीं सर, फोटोग्राफी हुई है सर, कई सर फॉरनर से फोटोग्राफी की है सर, जो लेकिन वेबसाइट से अवेलेबल है बिहार सरकार में की वेबसाइट पे, वो सर अवेलेबल नहीं है। कुछ अच्छी फोटोग्राफ और बेहतर हो सकता है सर ब्रांडिंग। तो जिन्होंने, यानी बिहार सरकार ने जो पहले फोटोग्राफी करे वो सब ऐसे ही थे, ये कहना चाह नहीं रहे सर, वो हैं? भी अच्छी क्वालिटी का है सर, लेकिन क्रिएटिव आप का, ये कह रहे क्रिएटिव हैं कि नहीं सर, हम क्रिएटिव माइंड का कोई लिमिट नहीं होता सर। मुझे विश्वास है अपने आप पे, जितना मैंने सीखा है सर, उससे मैं और बेहतर कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ सर। चलिए, आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है ना? जी सर। हिंदी में आपने किसी कवि का नाम बताइए जिससे आप बहुत प्रभावित हैं उसको पढ़कर, उसको सुनकर। सर कबीर जी से मैं काफी प्रभावित हूँ। कबीर जी से? जी कौन सर। से कबीर? सर कबीर एक निर्गुण कवि थे, जो भक्ति काल के सबसे प्रमुख कवियों में आते हैं, और उन्होंने खासकर सामाजिक जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनके ऊपर उन्होंने काफी
वक्तव्य दिया अपना, और उन्होंने समाज के जो भी जैसे बुरा जातिवाद है, समन्वय है, छुआछूत है, इन सब के खिलाफ काफी आवाज उठाई है। अभी हाल के संदर्भ में कबीर चर्चा में है। अभी कुछ हाल की घटनाएं ऐसी हुई में कबीर को लेकर काफी चर्चा में है। बता सकते हैं क्यों चर्चा में है कबीर, और कुछ उनकी खास बात जो हाल के संदर्भ में चर्चा का कारण बनी हुई है? सर एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं अगर आप इजाजत तो मैं अंदाज लगाना चाहूंगा। बिल्कुल लगाइए। सर वो हिंदू थे या मुस्लिम, सर इसको लेकर चर्चा है शायद। पहले से चलते आइए, हाल की कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर कबीर को कई बार मैंने देखा कि टीवी के ऊपर जो अलग अलग स्पोक पर्सन है बोलते हैं। उनकी कोई खास लाइन नहीं? जी सर, कई सारे हैं। तो जैसे धार्मिक आडंबरों को लेकर वो कहते हैं, वो हिंदू पंडितों पे भी और मुल्लों पे भी अपना वक्तव्य देते हैं। जैसे कहते हैं बार बार सिर मुंडते, सॉरी सर मैं थोड़ा बोल रहा हूँ अभी सर। एक जो मुस्लिम मुल्लों पे कहा गया है, काकर पाथा जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ओके, आप अभी दो वर्ड यूज कर रहे हैं बाबा, तो मुस्लिम और एक मुल्ले, ये क्या वर्ड में समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या वर्ड आप यूज कर रहे हैं। सर जो कट्टर होते हैं सर, जो जैसे पाखंडी की ओर बढ़ते हैं, जैसे कई सारे हिंदू में भी होते हैं पंडित लोग जो सिर्फ चोला पहनकर सर पंडित होने का अपना ज्ञान देते हैं, सर वैसे ही मुस्लिम समुदाय में भी होते हैं, तो उनके ऊपर प्रहार किया गया है। वो तो ठीक है, आपने मस्जिद के ऊपर करा कि भाई लाउड स्पीकर के ऊपर आप बात कर दी कि भाई वहां पे वही कबीर भी ऐसी बात बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि हमने मुस्लिम और मुल्ला दो वर्ड शब्द आपने यूज किया, मैं इस शब्द को नहीं समझ पा रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुस्लिम मुल्ला क्या कहना चाह रहे हैं? मुल्ला क्या होता है? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं। आपने ऐसी बगैर जानकारी की वर्ड यूज कर दिया ये। नहीं सर, बस इतना पता इस लाइन के बारे में कि जो पाखंड मौलवी लोग होते हैं उनके ऊपर ही प्रहार किया गया है। आपने कहा कि कुछ पंडित भी होते हैं चोला पहनकर पाखंड करते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि ये पाखंड कर रहा है नहीं कर रहा है? ये कैसे आप प्रमाणित, कैसे पता चलेगा आपको? सर जहां पर भी होते हैं सर, उनके बारे में उनके कुछ कारनामे हैं सर जो समाज में फैलते ही रहती हैं, तो उससे पता चलता है कि ये एक्चुअल में पंडित नहीं है, ये ढोंग करते हैं, और कई सारे उदाहरण आते रहते हैं सर। बताइए, कोई उदाहरण बताइए आप। सर जैसे अभी हरियाणा के एक सर बहुत ही फेमस थे सर, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जिन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की थी सर, जो फिलहाल जेल में ही हैं। वो पंडित हैं? राम रहीम के बारे में आप बात कर रहे हैं? सर वो वचन देते थे सर एक्चुअल में। तो वो पंडित हैं क्या? नहीं सर, पंडित नहीं सर, लेकिन वो वचन देते थे, लोग उनको काफी पसंद करते थे, काफी सीखते थे उनसे, लेकिन उनके बारे में जब पता चला तो उनका काफी बहिष्कार भी हुआ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आपसे जो हमारे अन्य पैनलिस्ट हैं वो आपसे प्रश्न करेंगे। थैंक यू सर। सौरभ भारती, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बताइए कि एरियल फोटोग्राफी क्या होती है? सर एरियल फोटोग्राफी को ही हम बर्ड आई फोटोग्राफी भी कहते हैं सर। इसको हम ड्रोन के माध्यम से शूट करते हैं टॉप व्यू लेने के लिए। कई बार हम सामने से हम नहीं देख पाते वो चीज जो हमें एरियल फोटोग्राफी में दिख पाता है सर। एक्चुअल में टॉप व्यू को एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। इसका आज के रिसेंट समय में क्या मोस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है पब्लिक के लिए? सर अभी बिहार सरकार इवन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी ड्रोन का काफी प्रयोग किया जा रहा है सिक्योरिटी पर्पज से। सर जैसे बिहार में शराबबंदी को, शराब के भट्टी को खोजने के लिए ड्रोन का प्रयोग हो रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खोजने के लिए ड्रोन का प्रयोग हो रहा है। कहीं पे दंगा होता है सर तो ड्रोन को प्रयोग करके छतों की तलाशी ली जाती है सर। कहीं पे निगरानी करना होता है भीड़ भाड़ इलाके में तो वहां पे ड्रोन की हेल्प ली जाती है सर। तो कई सारे इसके ऑप्शन है सर। अभी क्या एरियल फोटोग्राफी में सिर्फ ड्रोन आते हैं या कुछ और भी शामिल किया जा सकता है? सर बेसिकली ड्रोन आते हैं सर जो बजट में फिट होता है। अदरवाइज सर हेलीकॉप्टर से भी फोटोग्राफी होती थी पहले, लेकिन सर अब ड्रोन उसका रिप्लेसमेंट कर चुका है।
ये बताइए, हिंदी साहित्य में आपने सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति का नाम सुना होगा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जी सर, निर्गुण भक्ति में ब्रह्म की पूजा होती है सर, उनका कोई अवतार नहीं होता है, वो लीला नहीं करते हैं सर। और वहीं सगुन में सर अवतारी होते हैं सर, उनका एक मूर्त रूप होता है, उनकी पूजा की जाती है सर। सगुन भक्ति के कुछ संतों के उदाहरण बताइए। तो सगुन भक्ति में जैसे तुलसीदास हैं सर, नावादास हैं, फिर सूरदास हैं, ये सब है सर सगुन भक्ति। आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? जी सर। वो किससे संबंधित थे, सगुन से या निर्गुण से? सर वो सगुन काव्य धारा में है सर, कृष्ण काव्य धारा से संबंधित। कबीर किससे संबंधित थे? सर वो ज्ञानाश्रय से थे और वो निर्गुण धारा के थे। ये बताइए, साहित्य किसे कहते हैं? सर किसी भी लिखित या मौखिक सामग्री को जब संहिताबद्ध करते हैं सर, तो वो साहित्य की श्रेणी में आता है। इसको कला के क्षेत्र में भी देखा जाता है सर। भाषा और साहित्य में क्या अंतर? सर भाषा है जो मौखिक रूप से आदान प्रदान सूचनाओं का होता है, और साहित्य में सर लिखित सामग्री को स्पेशली उसमें रखा जाता है। ये बताइए कि अभी आपने रिसेंट में पेपर वगैरह पढ़ा है, करंट इश्यूज से आप चर्चित हैं? सर कुछ कुछ से चर्चित हूँ सर। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस की घटना के बारे में आपने पढ़ा है? जी सर, सुना था। क्या है ये और क्यों हुआ है ये? सर श्रीलंका में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं सर, और जो वित्त मंत्री, ये आपस में भाई हैं, और सर कहीं ना कहीं इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एक तो मेन कारण ये बताया जा रहा है। दूसरा कारण सर वहाँ पे जो कर्ज थे काफी ज्यादा बढ़ गए थे, खासकर जो चाइना से लेने के बाद भारी ब्याज दर पे लिया गया था सर। तीसरा सर वहाँ पे अचानक से रासायनिक उर्वरकों का पे प्रतिबंध लगा दिया गया सर, जिस कारण उत्पादन भी कम हो गया काफी। वहां से भी क्राइसिस देखने को मिली है सर। इस तरह से सर मुख्य कारण यही सब है। और एक रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, उस युद्ध से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ बताइए। तो पहली बात तो सर युद्ध जो छिड़ा है उससे दो देशों को काफी हानि हो रही है, रूस और यूक्रेन को। लेकिन भारत को कहीं ना कहीं सर कुछ मुद्दे पर फायदा भी हुआ है सर। जैसे सर युद्ध होने से सर रूस और यूक्रेन गेहूं का निर्यात करने में सक्षम नहीं है, जहां तक भारत को अभी मौका मिला है। भारी मात्रा में गेहूं की डिमांड बढ़ी है कई देशों से। और सबसे बड़ी बात है सर, भारत का जो ओहदा है पूरे विश्व में अब जो बनकर उभर कर आया है सर, वो काबिल तारीफ है। और यहाँ पर काफी देशों से भारत की ओर एक सहायता की नजरों से देखा जा रहा है सर। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये सर। नहीं, और कुछ नुकसान नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ अच्छा भारत के पक्ष में ही हुआ है? नहीं सर, नुकसान भी है सर कुछ। जैसे वहां से क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट सर वो काफी महंगा हो गया है, जिसके कारण यहाँ महंगाई बढ़ी है तेलों में। और रिलेशन में सर कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा खटास आया है। अमेरिका, रूस और भारत का जो ट्रायंगुलर रिलेशन है सर, उसमें थोड़ी सी अनबन सर दिख रही है अभी। आपको जानकारी है कि इस युद्ध के कारण भारत में पेट्रोलियम, पेपर, लोहे की जो दाम है वो 1.5 गुना तक बढ़ने की स्थिति में है, और ये 1.5 गुने तक या 2 गुने तक बढ़ जाएंगे अगर ये युद्ध ठीक नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं कि ज्यादातर बेनिफिट हुआ है, इंडिया को लॉस नहीं? नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। तेल के बारे में मुझे जानकारी थी सर, बाकी पेपर और लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन ये तो सर तय है कि दाम तो काफी बढ़ रहे हैं सर, और नुकसान तो इसका होना ही है। लेकिन सर रूस से कहीं ना कहीं कम दामों पर तेल खरीद के लिए बात हुई है सर, लेकिन अभी इम्पोर्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, रिव्यू हम लोग लास्ट में देखेंगे। केशव सर। थैंक यू सर। हेलो, मैंने आपका प्रोफाइल देखा। आपने गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। आपने 12 किया है साइंस लेके ना, पीसीबी या जी सर, पीसीएम? पीसीएम सर। देन आपने निफ्ट से किया फैशन टेक, उसमें टेक्सटाइल आपका है ना। देन आपने इग्नू से क्या किया है? इग्नू सर मास्टर्स में मैंने हिंदी लिटरेचर से किया था। तो इतना वेरिएशन क्यों है? स्टेबल नहीं दिख रहा है कोई चीज। आपने इग्नू से हिंदी से लिटरेचर क्यों किया? सर सडन हिंदी चेंज? में सर
सर हिंदी में तो एक मेरा ऑटोमेटिक ऑटो पहले से ही सर एक इंटरेस्ट रहा है हिंदी साहित्य में। बचपन से ही सर हिंदी साहित्य से थोड़ा कनेक्टेड रहा हूँ सर। और सर जो निफ्ट में जाने की बात है सर, तो एक फोटोग्राफी मेरा हॉबी पहले से भी था, तो निफ्ट में जाकर मैंने फोटोग्राफी को और उसके हुनर को और अच्छे से सीखा सर, उसका यूटिलाइजेशन भी किया है और मीन्स आगे भी आपका हॉबी यूटिलाइज था, करता तो रहूंगा। हॉबी था तो आप कर रहे थे। मीन्स आपका कोई हॉबी और पैशन में क्या अंतर होता है? आपका ये सर हॉबी है हॉबी, या पैशन है? सर हॉबी तो ये हमेशा रहा है सर, लेकिन एक टाइम पे ये मेरे लिए पैशन भी था सर, जिसके लिए मैंने काफी मेहनत करके सीखा भी सर काफी इस फील्ड में। तो निफ्ट में जाना मोटिव था हॉबी का या पैशन का? किसका मोटिव था? आपको कौन ड्राइव कर रहा था? सर फोटोग्राफी तो एक हॉबी थी मेरी निफ्ट में जाने से पहले, लेकिन सर जैसे जैसे एज बढ़ता गया तो फोटोग्राफी के प्रति रुझान बढ़ता गया, और जैसे पता चला सर उस इंस्टीट्यूट में काफी अच्छी फोटोग्राफी के लिए ऑप्शंस हैं, तो सर मैंने वहां के लिए प्रोसीड किया फिर। अच्छा, मेरे को ये बताइए, मुझे ये बताइए, एस्ट्रोफोटोग्राफी क्या होता है? सर एस्ट्रो फोटोग्राफी बेसिकली सर यूनिवर्स में जो ग्रह हैं सर, स्टार्स हैं, उनकी फोटोग्राफी को से रिलेटेड है सर ये। अच्छा, तो इसमें कौन सा हब्बल टेलीस्कोप का नाम सुने हैं आप? सॉरी सर। हब्बल हब्बल टेलीस्कोप, हब्बल, नासा का हब्बल। जी सर, जी सर। क्या काम है उसका? अभी रिसेंटली क्या किया है वो? कुछ न्यूज में आया था हब्बल के बारे में? सॉरी सर, इस बारे में तो सुने नहीं है, लेकिन सर इतना पता है कि ये एस्ट्रो फोटोग्राफी में प्रयोग होती है सर, इससे काफी क्लोजअप फोटो निकाले जाते हैं सर काफी सारे। आप फोटो जर्नलिज्म में हमको बताइए, अभी इंडिया में फोटो जर्नलिज्म का क्या है स्कोप? फोटो जर्नलिज्म किसको कहते हैं? सर पत्रकारिता से जो जो जुड़े होते हैं सर, उनके लिए जो फोटोग्राफी करते हैं और तो उनके आपका, समाचार के लिए। आपने बताया कि आपका हॉबी फोटोग्राफी है, राइट? जी सर। तो फोटोग्राफी तो 50 टाइप का होता है ना, जैसे फोटो जर्नलिज्म हो गया, एस्ट्रो फोटोग्राफी हो गया, फैशन फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी, इन्वायरमेंटल वाइल्ड लाइफ। तो क्या, कौन सा हॉबी? सारा कुछ हॉबी है आपका? नो सर, नो सर। तो क्या है हॉबी में, क्या है आपका? सर जैसे मैं अपने कॉलेज में गया तो सर वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में फैशन और लाइफस्टाइल फोटोग्राफी थी, और उसी तो फील्ड में आपका सर मैंने हॉबी काम किस भी चीज में है? किया है। आपने जो लिखा है सीधे फोटोग्राफी, जी सर। तो ये आपको नहीं लगता कि आप फोटोग्राफी नहीं, कुछ स्पेशल तो होगा ना? तो हमको एक बताइए जो आपका स्पेशल हो। सर अभी फिलहाल मैं उस फील्ड से नहीं जुड़ा हूँ, फैशन फील्ड से, तो यहाँ मैंने स्ट्रीट पे कुछ थीम के साथ मैं सर फोटोग्राफी क्लिक करता हूँ। अदरवाइज सर उसको जब क्या कहीं बोलते घूमने हैं? जा, उसको कौन सा फोटोग्राफी बोलते हैं? स्ट्रीट फोटोग्राफी कहते हैं सर, और उसमें किसी थीम पर काम करना होता है। हम्म। हमको ये बताइए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इंडिया में बहुत स्कोप बढ़ा है, ठीक है? और अभी रिसेंटली एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे डिस्कवरी का वो आया था बटरफ्लाई पे। तो हमको बताइए वो कहाँ, किस स्टेट में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से बटरफ्लाई का कंजर्वेशन शुरू हुआ है? किस स्टेट में? न्यूज है ये बहुत बड़ा। सर जानकारी तो नहीं है इस बारे में सर, सॉरी सर। कर्नाटका में होता है। और हमको ये थैंक यू बताइए कि सर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से कैसे इन्वायरमेंटल का कंजर्वेशन हो सकता है? सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सर जो भी वैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं सर, जो विलुप्त हो रहे हैं या उस कगार पे हैं, उनकी फोटोग्राफी कुछ सर एग्जाम्पल उनकी। बताइए, कुछ एग्जाम्पल बताइए जो एक्सटिंक्ट हो रहे हो आपके नजर में। सर जैसे बिहार में देखा जाए तो जो स्पैरो होते थे सर, वो काफी कम दिखते हैं, तो कई सारे पिंड हैं जो इस पर काम करना स्टार्ट किए हैं सर, तो वर्ल्ड उनको स्पैरो डे उनकी कब फोटो। होता है पता है आपको? वर्ल्ड स्पैरो डे कब है? नो सर, सॉरी। अच्छा, हमको ये बताइए कि आप अगर यहाँ पे, आपका प्रेफरेंस क्या, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है? सर फर्स्ट है डिप्टी एसपी, डिप्टी एसपी, उसके बाद? देन जेल सुपरिटेंडेंट, हम्म। देन डिस्ट्रिक्ट कमांडर। जेल सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट में क्या अंतर है? सर जेल सुपरिटेंडेंट किसी कारागार का सर हेड होते हैं, और सर जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर होते हैं सर, जिले के होमगार्ड के हेड होते हैं। तो आप को कैसे लगता है कि हम जेल सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बन के आप क्या कर सकते हैं जनता के लिए? सर यहाँ होमगार्ड का एज ए हेड अगर नियुक्त होते हैं सर, तो होमगार्ड का जो भी कार्य है सर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में या फिर किसी भी स्थिति को संभालने के लिए सर, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग को और इन्हांस किया जा सकता है सर, और टेक्निकल थिंग्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उनको और सशक्त करने के लिए। तो अगर आज आप, अगर आप डिप्टी एसपी हैं, ठीक है, कहीं पे, जी सर। और तो यहाँ पे फोटोग्राफी का आप कैसे यूज करिएगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में? डिप्टी एसपी के रूप में क्या यूज करिएगा? हमको
चार टाइप बताइए, चार तरीका जिससे आप यूज कर सकते हैं फोटोग्राफी। सर एज ए डिप्टी एसपी अगर मैं नियुक्त होता हूँ तो किसी भी संवेदनशील एरिया में सर समय समय पर एरियल फोटोग्राफी के लिए, एरियल वीडियोस के लिए मैं ड्रोन का प्रयोग कर सकता हूँ। ओके। दूसरा सर सेंसिटिव एरियाज में सीसीटीवी के प्रॉपर इंस्टॉलेशन, उसका बैकअप, उसके प्रॉपर एंगल्स, लाइटिंग सबका ध्यान रखते हुए सीसीटीवी आगे का बढ़ूंगा सर। फोटोग्राफी से कोई, हम बोल रहे हैं एक्चुअल फोटोग्राफी फोटोग्राफी। नहीं सर, उसका हाँ, हमको सर्विलांस के लिए। फोटोग्राफी बताइए। एक हो गया फोटोग्राफी ड्रोन, में जी सर। दो तीन और बताइए, तीन और बताइए। सर दूसरा सर इन्वेस्टिगेशन में सर कुछ ऐसे एंगल्स जो मुझे, जो मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंग जा रहा होगा सर, मैं उसको अपने तरीके से फोटोग्राफ करूंगा ताकि मुझे हेल्प मिले। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ना? जी सर, जी सर। हाँ, दो हो गया, दो और बताइए। तीसरा सर कोई भी ऐसे इशू समाज के जिसको मैं फोटोग्राफी के थ्रू समझा सकता हूँ, जहाँ पे शब्दों की सीमा ना हो और जहाँ पे जो निरक्षर लोग हैं वो भी समझ सके फोटोग्राफी देखकर, तो ऐसे सूचना देने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। चौथा? सर फोटोग्राफी आपने का भी बोला प्रयोग। था बर्ड फोटोग्राफी, बर्ड व्यू बात कर रहे थे आप। जी जैसे सर। जो आप बात कर रहे थे बर्ड व्यू, तो रिमोट सेंसिंग का नाम सुने होंगे आप जब फोटोग्राफी कर रहे हैं तो, है ना? जी सर। रिमोट सेंसिंग। तो ये भी जो बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट निकला था इस साल, उसमें फोटोग्राफी का क्या रोल रहा है? उसमें साफ लिखा था कि वी हैव यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी फॉर बेटर स्ट्रक्चर और समथिंग। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, जैसे फॉरेस्ट फायर लग गया, ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, तो यहाँ पे फोटोग्राफी का क्या यूज होगा? सर यहाँ पे सर एरियल फोटोग्राफी कर कर मुझे आइडिया का एग्जैक्ट आइडिया लग पाता है सर, एक्चुअल में कितना दूर में आग फैल रहा है या फिर कितने एरिया इफेक्टेड है, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प होती है सर। दूसरा सर कोई चीजें लॉस्ट हो जाती हैं, जानवर का पता करना हो या फिर किसी ट्राइब का पता करना हो, तो उनके लिए भी सर प्रयोग होता है। तो और सर जैसे एक जहाँ होता तक है वन फ्लड जोन मैपिंग, है ना? एक जी टर्म सर। होता है फ्लड जोन मैपिंग, पढ़े होंगे आप। जी सर। बताइए मुझे, एज ए फोटोग्राफर आप उसका डिफिनेशन बताइए, नॉर्मल नहीं, एज ए फोटोग्राफर व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड जोन मैपिंग? सर यदि फ्लड आ चुका है बिहार में तो प्रॉपर एरियल फोटोग्राफी करके सर उसका मैप बनाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग सर आगे प्लानिंग की जाती है, कैसे इस फ्लड को हमें मेंटेन करना है या फिर चीजें इसको सुधारना है सर आगे के लिए। तो कौन सा सेटेलाइट यूज कर रहा है अभी इसरो? कौन सा सेटेलाइट यूज कर रहा है फ्लड के लिए, फ्लड सर्वेलियंस के लिए? सर एग्जैक्टली तो नाम नहीं पता, बट सर लियो ऑर्बिट में गेस एक करिए। सैटेलाइट है सर। इनसेट है, इनसेट नाम सुने कहीं? इनसेट, यस सर, इनसेट कहीं है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर आप आगे बढ़िए। निपुण सर, रिव्यू दिया जाए। सौरभ जी, आपको कैसा लगा अपना इंटरव्यू? सर एवरेज है अभी फिलहाल सर, और अभी शार्प करने की आवश्यकता है सर। फर्स्ट इंटरव्यू सर, मेरा फर्स्ट मॉक भी है, तो कहीं ना कहीं सर कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं है, और थोड़ा सा प्री को लेकर प्रेशर है सर, तो चीजें रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा कुछ और कुछ लगा आपको? सर एक जो थोड़ा सेंसिटिव एरियाज था सर, जैसे हिंदू मुस्लिम की जहाँ पर बात हुई सर, वहाँ पे मैं अपना अच्छे से अपना पॉइंट नहीं रख पाया, तो उसको लेकर थोड़ा समझना होगा सर। देखिए, कहता ना कि वो चीजें थोड़ा सा नॉलेज का बेटा टेस्ट नहीं है, नॉलेज का टेस्ट आपका हो चुका है प्री मेंस के अंदर, ठीक है ना? पर्सनैलिटी का नॉलेज एक पार्ट होता है ना? पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन को संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार क्या होगा कि आपने जैसे वो मुल्ला शब्द यूज कर दिया, है ना, पंडित शब्द यूज कर दिया, आप राम रहीम को चीजों को जोड़ दे रहे हैं, तो ये ब्लंडर हो जाते हैं ऐसे, है ना? इस तरह के ब्लंडर से बचना है। ओके सर। और यही चीज आप प्रवीण सर के साथ भी तो गलती कर गए बोलने में। रूस यूक्रेन का जब डिस्प्यूट की बात चल रही थी, तो वहां पर आपने चीजों को बोला। वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता, ये तो एक सिंपल सी बात है ना? तो उसको थोड़ा सा आपको यूनिटी की बात भी करनी थी, इंडिया के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातों को रखना था, है ना? फिर आपने बोला कि तेल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको ये नहीं पता है इंपोर्ट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, तेल तेल ले रहे हैं रूस से, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, तो आपने बोला हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इंपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन वो किसी और मकसद से हो रहा है। तो जिस बारे में जानकारी नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप अपने यहाँ बोर्ड को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा बोल दे रहे हैं, और वो क्या आपसे गलती हो जा रही है।
और यही केशव सर के साथ आप कर रहे थे। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए। आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा जा रहे हैं, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर सकता हूँ, गलती कर सकता हूँ, तो आप सॉरी बोल सकते हैं। वो उस केशव सर के साथ आपकी फोटोग्राफी बहस क्यों ज्यादा चल गई? इसलिए डिस्कशन ज्यादा चल गई क्योंकि आप उत्तर देते चले गए और आप गलती करते चले गए। ठीक है ना? तो ये इंटरव्यू में इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड में जो वहां बैठे होंगे बेटा, वो आपसे दुगनी उम्र के होंगे, है ना? जी सर। तो वो अनुभव की और नॉलेज के मामले में आपसे बहुत ज्यादा आगे होंगे, है ना? तो उनको आप नहीं करना, आपको जब लगे तो आपको शांत हो जाना है, सर इससे ज्यादा, है ना? इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी, शॉर्ट बोलना है, छोटा बोलना है, अपनी बातों को अच्छे से रखना, ठीक है? और ओके इस तरह सर। की चीजों से ब्लंडर करने से बचना है। ये शब्द तो यूज ही नहीं करने हैं, जैसे आपने मुस्लिम के साथ मुल्ला शब्द बहुत गलत हो गया था वो, ठीक है ना? चलिए, अच्छा रहा बाकी, और आवाज का आपका ठीक रहा, और कॉन्फिडेंस आपका, हल्के सा नर्वस हुए आप केशव सर के साथ तो आप काफी नर्वस हो गए थे, ठीक है ना? मेरे वाले में आपका ठीक रहा, लेकिन थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? ओके सर। चलिए, अभी आपको प्रवीण सर बताएंगे और केशव सर बताएंगे। सौरभ भारती जी, सबसे जी पहले सर। मैं आपके पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ, फिर नेगेटिव की तरफ आएंगे। पहला, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा है, तो ये थैंक यू सर। बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू जो बीपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें मैं समझता हूँ कि 50% कॉन्फिडेंस पे ही मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, जो कि आपके स्पीकिंग टोन में, आपके बॉडी पर्सनालिटी से दिखता है, तो 50% मार्क्स उसी के आधार पे मिलते हैं। दूसरा, आपका नॉलेज लेवल भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत वीक है या इस तरह का, आपका बेसिक नॉलेज लेवल जितना चाहिए उतना है। तो ये 2 चीज़ें आपकी अच्छी हैं। वीक पॉइंट आपका मैं अगर बात करूँ, तो वीक पॉइंट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरव्यू के दौरान आज के मॉक में आपने 2 बार ब्लंडर किया, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सॉरी बोलना गलती है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाना, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लंडर इन द सेंस कि आपने हिंदू मुस्लिम पर इसको लेके गए और वहाँ वर्ड्स का यूज जो है वो उस तरह से किया जिस तरह से लगा कि कोई पढ़े लिखे लोगों से नहीं, जैसे गांव में मोहल्ले में बात चलती है उस तरह से आपने उसको रखा। वहां आपको रखना था, जैसे पॉइंट भी आती है, तो ये कहना कि आपने एक वर्ड यूज किया था कि जो मूल्यों के लिए एक वर्ड आपने यूज किया था कि कबीर मानते थे, इस तरह का क्या वर्ड था आपका? सर जो मुस्लिम के धर्म गुरु थे उनके लिए मैंने कुछ कहा था, ध्यान तो नहीं, नहीं आ रहा सर मुस्लिम फिलहाल। नहीं, मुल्ला ही, आपने कहा मुल्ला था ही कि मुल्ला ही वर्ड यूज किया। जाहिल या कुछ इस तरह से है, उनको पाखंडी और पाखंडियों के लिए पाखंड, ये सर पाखंड। ये सब वर्ड आपको नहीं यूज करना है। देखिए, सिंपल सा है, कौन जी पाखंडी है नहीं है ये जज हम लोग को नहीं करना है, ठीक है? वहां सिर्फ ये बताना है कि कबीर हो या जितने भी महात्मा आए, उन्होंने धर्म से जुड़े हुए बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। वर्ड याद रखिएगा, जी बुराइयों को दूर जी सर करने का बिल्कुल। प्रयास किया, जो कि आपको मैक्सिमम बुक में भी मिलेगा। धर्म में आई हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, ये है। पाखंडी को या वो जो है एकदम उस तरह का वर्ड पे नहीं जाना। हमको बताना ये है कि हिंदू मुस्लिम धर्म में जो कुछ कुरीतियां समावेशित हो गई थी, उस पर उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए धर्म सुधार पर जो है बल दिया, और इस कुरीतियों को लाने वाले व्यक्तियों को उन्होंने टारगेट किया। अब ये कौन है हम नहीं जानते, कौन है मुल्ला कौन है पंडित, इससे हमको लेना देना नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं सभी धर्मों में जिनके जिनके द्वारा कुरीतियों को बढ़ावा दिया जाता है, उनको सिखाने, उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपना उपदेश दिया, और उसी उपदेश में था कि ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, बहरा भय खुदाए। समझ में आया चीज? जी तो सर। यानी आपका जो लैंग्वेज है वो आपको दिखाता है कि आप गांव समाज के लोगों के जैसे नहीं हैं, आप एक प्रशासनिक पद पे जा रहे हैं जहां आपके लिए सब बराबर है। चाहे वो बुराई करने वाला किसी धर्म का हो, उसकी आप निंदा करेंगे, अच्छाई करने वाला किसी भी धर्म का हो, उसकी आप प्रशंसा करेंगे। तो वर्ड पे थोड़ा कंट्रोल। दूसरा, युद्ध वाले मामले में सर ने भी बताया कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। उसके आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट पहले बता रहे हैं, नेगेटिव मेरे पूछने पे आप बता रहे हैं।
हमेशा होता है कि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसके निगेटिव ही सबसे पहले सामने आते हैं। तो आपको बताना था कि ये युद्ध जो है सर वर्तमान परिस्थितियों में एक नकारात्मक संदेश देता है, जहां यूएनओ जैसी संस्थाएं पिछले 50-60 वर्षों से जो है पूरे विश्व को जो है शांति के पाठ पढ़ाते आए हैं और शांति का वातावरण बनाते आए हैं। वैसे समय में अगर आज के समय में अगर दो देश युद्ध लड़ेंगे तो यह भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध की ओर खींचेगा, जो कि पूरा संपूर्ण विश्व कभी यह नहीं चाहता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां निकट भविष्य में पैदा हो या कभी भी भविष्य में पैदा हो। तो यानी वो निगेटिव है। उसका परिणाम क्या निकला? तो जितने भी उस रूट से होकर के यातायात थे, कार्गो माल वाले जहाज थे, वो सभी परिवर्तित हुए हैं, जिसके कारण कई चीजों के दाम जो है वो वैश्विक स्तर पे बढ़ गए हैं। लेकिन उसमें आपको जब अगर फायदा बताना है तो ये बताना है कि युद्ध ने वैश्विक स्तर पर नुकसान तो जरूर दिया है, लेकिन कुछ देशों को इसका क्षणिक लाभ मिला है, लेकिन वह क्षणिक है, इसका लंबे समय तक फायदा नहीं मिल सकता है। यानी आप फायदा भी बताएं तो आप बता दिए कि ये युद्ध के कारण कुछ दिनों का है, युद्ध ठीक हो जाएगा तो फिर बैलेंस पहले जैसा हो जाएगा। तो ये था। तो ब्लंडर करने से बचना है, बाकी आपका नॉलेज ठीक है, फोटोग्राफी में आपका स्पेशलाइजेशन है। एरियल फोटोग्राफी के बारे में मैं बता दूं कि ड्रोन के साथ-साथ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से जो आपने कहा फोटोग्राफी होती है, आप उसमें एक ऐड अप कर सकते हैं कि आज बिहार में सर्वे का काम चल रहा है और बिहार का जो सर्वे हो रहा है उसमें एरियल फोटोग्राफी का यूज किया गया है, जिसमें ड्रोन का नहीं बल्कि हवाई जहाज से फोटोग्राफी करके बिहार का पूरा सर्वे किया जा रहा है, लैंड सर्वे। ठीक है? तो वो अगर आपसे अगर कहीं गलती से क्वेश्चन आ जाए तो बता दीजिएगा कि सर बिहार में जो रिसेंटली सर्वे वर्क चल रहा है, उस सर्वे वर्क में भी एरियल फोटोग्राफी का यूज किया गया है ताकि सटीक सर्वे किया जा सके। ठीक है? सर वो बाकी हेलीकॉप्टर से आपका या एयरप्लेन से? प्लेन से प्लेन से। प्लेन से एरियल फोटोग्राफी कराई गई थी 16 के आसपास में, 15-16 में, और उससे जो मैप प्राप्त हुए हैं उसी से सर्वे हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगले मॉक तक काफ़ी चीज़ों को और बैलेंस कर लेंगे और ऑल द बेस्ट। आपका 50% मार्क्स रखा हुआ है, बस आपको 50% से आगे के मार्क्स के लिए प्रयास करना है। चलिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। केशव सर। सौरभ, आपको तो सर लोग बता दिए पूरा। आप एक काम करिएगा, नोटबुक नहीं रखे हैं शायद, वो रख लीजिए, क्योंकि जितना है सर सर, लोग पॉइंट है ना, तो वो है जो सर, हाँ। जितना दोनों सर बताए हैं आप उनको उसी पे वर्क करिएगा, फोकस आपका वही जी सर, रहेगा। हाँ। तो बाकी अच्छा, ये सर लोग बता ही दिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।